दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज का वीडियो होने वाला है कांग्रेस की 14 डेज की उस मीटिंग के बारे में डिस्कशन, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक दिन कंप्लीट हो चुका है मीटिंग का, जिसमें काफी मुख्य प्रावधान रखे गए हैं। याद रखिएगा, इस मीटिंग को संसार की सबसे बड़ी मीटिंग कहा जाता है और सबसे लंबी चलने वाली मीटिंग कहा जाता है, क्योंकि 3000 के आसपास लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। सारे के सारे इस नेशनल पीपल कांग्रेस के हिस्से होते हैं और जितने भी देश में होने वाले बड़े कदम हैं या आगे होने वाले देश में बदलाव हैं, उन सभी चीजों का डिस्कशन किया जाता है। हालांकि ये मीटिंग ऑलरेडी 2 महीने डिले हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। हालांकि ये मीटिंग अब तक हर साल हो जाती थी, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से इसे डिले कर दिया गया, जिसकी शुरुआत हुई परसों। पहला दिन था जिसके अंदर कुछ मुख्य बातें सामने आई। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या मुख्य बातें थी। इन मुख्य बातों के अंदर बातें वैसे बहुत सारी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब जो आया है वो हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ को लेकर आया है। वैसे बहुत सारे लोगों की गलतफहमी क्या है कि हांगकांग का मतलब उनके लिए चाइना है। अभी तक ऐसा नियम नहीं है। हांगकांग का अलग पासपोर्ट होता है, अलग गवर्नमेंट है, अलग ही एम्बेसी है। तो याद रखिएगा, ऐसा हांगकांग का मतलब चाइना नहीं है। अब जब चाइना की सरकार ने हांगकांग पर नया एक सिक्योरिटी लॉ इंपोज करने का डिसीजन ले लिया है, आगे आगामी समय के अंदर लिया जाएगा, तो ये इस साल की चाइना की सबसे बड़ी न्यूज कहलाएगी। तो चलिए क्या है, कैसे है, हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों, IAS विद हरी मोहन हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी लेटेस्ट करंट की इंफॉर्मेशन है, चाइना से रिलेट, इंडिया नेपाल डिस्प्यूट से रिलेट या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो आपको इस चैनल पर रेगुलरली अपडेट किया जाता रहेगा। यदि आप UPSC और स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर इन चैनल्स को फॉलो कीजिए। हमारे पेंडेंट सिलेबस को ले सकते हैं ताकि आप घर बैठकर आरामदायक तरीके से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। प्लस यदि दिक्कत हो तो टीचर से आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अभी हमारा Zoom ऐप पर ऑनलाइन फ्री क्लास का प्रोसेस भी चल रहा है। ऑनलाइन फ्री क्लास का प्रोसेस चल रहा है, आप वहां पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं Zoom ऐप पर। याद रखिएगा, Zoom ऐप पर फ्री क्लास का वो चल रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप यहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें शुरू के 100 बच्चों के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए अपने आप को रजिस्टर कराने की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC क्या होता है, इसका अपर हाउस क्या होता है, इसकी कामकाज क्या होते हैं, फिर आगे डायरेक्ट नियमों पे आएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि NPC के बने हुए नियमों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज यह है कि NPC का पूरा नाम होता है नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। याद रखिएगा, चाइना का ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। नॉर्मली इन्हें NPC कहकर पुकारा जाता है। ये चाइना का सबसे हाईएस्ट स्टेट पावर का ऑर्गन है, जिसके पास सारी की सारी शक्तियां हैं। जैसे हमारे देश में संसद हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन सभी को सबसे अपर माना जाता है, सेम ऐसे ही इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के मामले में या अब तक 2980 मेंबर हैं। ये संसार की इससे बड़ी कोई या इसके बराबर कोई पार्लियामेंट बॉडी नहीं है, यानी कि इतने बड़े संख्या वाली। ये 2 हफ्ते के लिए यानी 14 दिन के लिए हर साल चलता है। इसके सदस्य जो है, जो यहां से निकलने के बाद, NPC से निकलने के बाद, निकलना इन द सेंस इस सदन के खत्म होने के बाद अलग अलग कामों में जुड़ जाते हैं। ये आम जनता की सरकार है, इसलिए इसमें मैनेजर भी मिल जाएंगे, पुलिस ऑफिशियल भी मिल सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी मिल सकते हैं, कॉलेज के लेक्चरर भी मिल सकते हैं। ये 2 हफ्ते तक इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद सब अपने अपने अलग अलग कामों में जुट जाते हैं। इन सभी को मौका मिलता है यहां पर नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर हिस्सा बनने का। ये एक तरीके से पार्ट टाइम लेजिस्लेटर होते हैं, इनको पे नहीं किया जाता है। ये सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस मीटिंग का प्रॉपर हिस्सा बनते हैं। सभी प्रकार के सीनियर ऑफिशियल्स जो होते हैं पॉलिटिक्स के, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने अपने व्यूज को रखते हैं। यहां पर जितने भी व्यक्ति आते हैं, ये 5 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं
10 से 14 दिन की मिनिमम इनकी मीटिंग चलती है और हर बार जो मीटिंग चलती है तियामा स्क्वायर पे ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चलती है। बीजिंग के अंदर इनकी मीटिंग हर बार होती है। याद रखिएगा ये 5 साल के लिए जितने भी बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, यदि ये इस नेशनल पीपल कांग्रेस की बात से सहमत नहीं होते और उनकी बातों को एग्री नहीं करते हैं तो इनको किसी ना किसी रीजन से निकाल दिया जाता है और अगले साल अगली बार नए चेहरे नजर आते हैं और वो सारे के सारे चेहरे जो होते हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आते हैं। सारा का सारा काम जो होता है यहां पर शी जिनपिंग और उसकी सेलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे होते हैं पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए कि अब तक क्या किया गया है और आगे फ्यूचर के क्या प्रोग्राम्स है, क्या प्लान्स है, देश में डिफेंस का क्या रोल चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, इन सभी चीजों का डिस्कशन एनपीसी में होता है। अब एनपीसी के अंदर अगर बात की जाए तो बंदे कैसे इलेक्ट होते हैं, सबसे पहली चीज यहां पर एक बहुत सिंपल सा सिस्टम जान लीजिए। यहां पर ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है टाउन लेवल पीपल कांग्रेस, टाउन से फिर काउंटी लेवल पीपल कांग्रेस, सिटी पीपल कांग्रेस, प्रोविंशियल पीपल कांग्रेस, फिर नेशनल पीपल कांग्रेस। यहां पर एक व्यक्ति इन 2 सेक्शंस में इलेक्ट होकर के आता है आम इलेक्शंस के द्वारा। फिर ऊपर जो होता है वो अपने टैलेंट के आधार पर प्लस नेशनल पीपल कांग्रेस की ऑलरेडी रनिंग टीम के परमिशन के आधार पर, रिकॉग्निशन के आधार पर आगे मेंबर बनता जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस का मेंबर बनता जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति टाउन मेंबरशिप के लिए या टाउन लेवल के लिए सेलेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है उसके काम को देखकर फिर आगे काउंटी लेवल में जाएगा, काउंटी लेवल तक ही इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद ऊपर रिकमेंडेशंस चलती जाती है और रिकमेंडेशंस के आधार पर बंदा आगे बढ़ता जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस का हिस्सा बन जाता है। नेशनल पीपल कांग्रेस का फिर से बता देते हैं हिस्सा वो तब तक रहेगा, सदस्य वो तब तक रहेगा जब तक वहां पर सरकार के अनुसार कार्य करेगा। जहां पर उसकी बातें सरकार के विपरीत होती हैं किसी भी परिस्थिति के अंदर, वहां पर बातें बदल जाती हैं और व्यक्ति को उसके सदस्यता से निकाल दिया जाता है। तो यहां पर कोई एग्जैक्ट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है पर एनपीसी के लिए। एनपीसी से नीचे के सिस्टम्स जो है काउंटी और टाउन लेवलशिप पर, यहीं पर इलेक्टोरेट का सिस्टम होता है। उससे आगे जो मेंबर्स होते हैं वो ही अपनी इंटरनल वोटिंग करके किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने के बाद सीट्स प्रोवाइड करते हैं। वैसे जो एनपीसी के अंदर डिस्कशन सारा का सारा होता है, लेकिन नियम वही बनते हैं जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं। याद रखिएगा इनको मौका तो मिलता है देश की संसद में हिस्सा लेने का, देश की एक तरीके से पार्लियामेंट में हिस्सा लेने का, लेकिन ये एक अकेली ऐसी स्टैंडिंग कमेटी है जहां पर ये जो लोग हैं इनको पूरी की पूरी एक तरीके से पावर नहीं होती, ये सिर्फ सुनने आते हैं और अपने व्यूज को रखने आते हैं। इन बातों को यानी एनपीसी की इस मीटिंग को एग्जैक्टली आज तक के रिकॉर्ड में हर बार एक्सेप्ट नहीं किया गया कि जो बात बोली गई उसको पूरा किया ही जाएगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। जो ऊपर से नियम बनकर आता है ये यहां पर बता दिया जाता है, अपने व्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये सारी बातों को माना जाएगा एनपीसी की तो ऐसा नहीं है। यहां पर 125 जो 175 मेंबर्स जो होते हैं ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं। ये वो मेंबर्स होते हैं जिनके हाथ में पावर होती है। ये 175 जो मेंबर्स हैं एक तरीके से अपर हाउस कहलाता है, जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। ये सुनते हैं, समझते हैं, बातों को बयां करते हैं और उसके बाद इनकी बातों को सभी लोग हाथ उठाकर एक्सेप्ट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब आ जाता है यहां पे चाइनीज पीपल पॉलिटिक्स कंसुलेटिव कॉन्फ्रेंस, इसे हम सीपीसीसी कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है। क्या कहते हैं इधर, ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डेलीगेट फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिपेंडेंट मेंबर्स। द प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस पार्टीज डिटरमाइंड बाय इलेक्शन कन्वेंशन नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। यानी कि नॉर्मल प्रोसीजर इलेक्शन का, उसके बाद पार्टी के मेंबर्स के जो आपसी बातचीत के बाद, नेगोशिएशन के बाद ही किसी व्यक्ति को
पोस्ट पर सीपीसीसी की जगह दिया जाता है। एक तरीके से अपर हाउस होता है दोस्तों एनपीसी के अंदर। इसका काम जो होता है वही होता है, एडवाइजरी का काम करता है। जरूरी नहीं है कि सारी एडवाइजरी को एक्सेप्ट किया जाए, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों के बीच में अपर और लोअर लेवल की कमिटी का काम करते हैं। एक एडवाइस देगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा सुने, लेकिन बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। यहां पर कोई एग्जैक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, अपर हाउस के व्यक्ति ही अपॉइंटमेंट करते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसके मेंबर्स में 2158 मेंबर्स होते हैं। सीपीसीसी के 2158 मेंबर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस का क्या काम है। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है एनपीसी लगभग वो सभी काम करती है जो एक पार्लियामेंट को करने चाहिए। जो एक पार्लियामेंट को करने चाहिए वो सभी काम किए जाते हैं, और मेनली ये सारे के सारे काम वो 175 फिक्स मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के जो फिक्स मेंबर्स हैं वही करते हैं। बाकी लोग उनको सपोर्ट और एडवाइस का काम करते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा इनकी पावर्स के लिए। सबसे पहला क्या है कि हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट पावर का, इससे ऊपर और कोई पावर नहीं है। इनके पास लगभग सारी पावर है, यानी लेजिस्लेटिव पावर है। अपॉइंटिंग करना किसी को और उसी को रिमूव करना ये उनके पास हिस्सा है। उसको काम बताना, सुपरवाइज करना, हर तरीके से डील करना ये एनपीसीसी के हाथ में होता है। ये बात सिंपल है। एनपीसीसी के पास इतने भी अधिकार होते हैं कि संविधान के अंदर बदलाव किया जा सके चाइना के अंदर, और इनेक्ट किए जा सके जो भी बेसिक लॉज हैं, सिविल अफेयर्स को डिफेंस करना, स्टेट ऑर्गन्स को यानी स्टेट मैटर्स को डिस्कस करना और अदर मैटर्स को। इन्हीं के पास वो पावर्स होती हैं जिसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, इनके पास वो पावर्स होती हैं जिसके अंदर ये कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, डिस्कस करते हैं और अप्लाई करते हैं। डिफेंस का बजट यही बनाते हैं। डिफेंस के बजट के बाद में देश में आने वाले कोई भी चेंजेस हैं उनका डिसीजन यहीं पर होता है। स्टेट लॉ से रिलेटेड कोई बदलाव है उनका भी डिस्कशन यहीं पर होता है। तो इनके पास लगभग एक तरीके से सुप्रीम पावर होती है। एनपीसी एक तरीके से सुप्रीमो होता है जिसके पास सारी की सारी शक्तियां होती हैं किसी अपने चाइना के अंदर बदलाव से रिलेटेड। यहां पर आसपास के पड़ोस से रिलेटेड यानी नेबर्स से, नेबर कंट्री से कैसे रिलेशन रखे जाते हैं वो सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। याद रखिएगा एनपीसी वैसे पूरे साल में 14 दिन के लिए होता है, और इस 14 दिन के अंदर आज तक के रिकॉर्ड में ये एक बात याद रखना कि चाइना की किसी भी पॉलिसी के अंदर मीडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन ये एनपीसी के अंदर जो 14 दिन की ये मीटिंग चलती है, लगातार इस मीटिंग के अंदर आपके पास में रेगुलर जो बंदे होंगे वो न्यूज मीडिया फोकस करेगी। सारी की सारी न्यूज जो होगी मीडिया के द्वारा फोकस की जाती है। इसके अलावा और कहीं भी मीडिया का कोई रोल नहीं है। अब अगर पावर्स की बात करें तो यहां पर सेलेक्ट करना स्टैंडिंग कमेटी के एनपीसी को, सबको सेलेक्ट करना एनपीसी के द्वारा। इसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो पीपल ऑफ चाइना है, यानी कि ये ऑलरेडी बचपन से ही, यानी कि जब बंदा पॉलिटिक्स में एंटर करता है उसकी एक्टिविटीज को देख के धीरे धीरे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठाया जाता है। तो जाहिर सी बात है बाकी जितने भी व्यक्ति हैं जैसे कि प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसिलर, मिनिस्टर ऑफ चार्ज मिनिस्ट्री, यानी कि जितने भी हायर पोस्ट के व्यक्ति हैं उन सबको इलेक्ट करने का काम इन्हीं का ही होता है। मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं वो एनपीसी के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद किसको रिमूव करना है, किसको रखना है, ये सारे के सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के भी जो लॉज हैं, डिसीजंस हैं कि कौन वहां का मेन चीफ जज रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इन सब का डिस्कशन एनपीसी के द्वारा होता है। तो आम तौर पर आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि एनपीसी इज द हायर अथॉरिटी, एनपीसी इज द हायर अथॉरिटी ऑफ चाइना, जिसके पास सारे के सारे कार्य करने के क्षेत्र के अधिकार हैं। तो अब जो 22 तारीख को मीटिंग हुई है, 22 मई को मीटिंग हुई है, पहले बता देते हैं 2 महीने पहले मीटिंग होनी थी, कोविड-19 की वजह से ये मीटिंग डिले कर दी गई। कोविड-19 की वजह से ये मीटिंग डिले कर दी गई, लेकिन अब ये मीटिंग हुई। हालांकि पूरा वर्ल्ड इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, लेकिन चाइना ने फिर भी अपने 3000 लोगों की मीटिंग यहां पर रखी है। इस मीटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सैनिटाइज्ड ना हो। इनको पूरा टेस्ट करने के बाद
प्रॉपरली इनको एक तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद ही इस मीटिंग में एंटर करने का मौका दिया है। वो नहीं चाहेंगे कि शी जिनपिंग को किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये एक तरीके से मीटिंग जो है शो ऑफ करना था पूरे वर्ल्ड को कि तुम तो भैया अभी बीमारी से गुजर रहे हो, लेकिन हमने तो इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली है और हम तुमसे बहुत आगे हैं, सुपीरियर हैं, हमने बहुत फास्ट विक्ट्री करी है कोरोना वायरस से। तो एक तरीके से ये पूरे देश को दिखावा करना, पूरे देश को एक तरीके पूरे वर्ल्ड को दिखाना कि तुम्हारी आगे हम कितने आगे हैं, फास्ट हैं। तो ये एक मेन पर्पस इनका रहा है। हालांकि जो कोविड-19 की वजह से पूरे के पूरे कंट्री पर या पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ा है, इस मीटिंग के अंदर अभी तक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टारगेट्स को डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि चाइना की खुद की इकोनॉमी भी इससे ग्रस्त हुई है। चाइना की खुद की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो अभी उन्होंने जीडीपी से रिलेटेड इस मीटिंग में अभी कोई बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट को डिस्कस किया है, 3 पॉइंट को। पहला है नॉर्मल लाइफ को दोबारा से रनवे पर लाना, नॉर्मली लाइफ को दोबारा चलाना, ताकि हर व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करे, जो कि 6% सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार के आंकड़ों के अनुसार 6% लोग बेरोजगार हैं। तो उन बेरोजगारों को नौकरी पर चढ़ाना, हालांकि यह रिकॉर्ड अनऑफिशियल होता है, एग्जैक्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन 6% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। और दूसरा, गरीबी समाप्त करने के कौन कौन से तरीके या रास्ते अपनाए जाएं, ये इन देश का मीटिंग का पहला उद्देश्य रहा है। सबसे पहला उद्देश्य रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, देश से छूटने वाली कंपनीज उनको कैसे रोका जाए, गरीबी दूर कैसे की जाए, इन सभी चीजों का डिस्कशन जो हुआ है वो यहीं पर किया गया है। तो अगला पॉइंट जो हमारा क्रिएट होता है कि इन्होंने कंट्रोवर्शियल जो एक स्टेटमेंट दी, मेजर 2 पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं, मेजर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहला पॉइंट डिस्कस किया गया है सिक्योरिटी लॉ को लेकर, हांगकांग की सिक्योरिटी लॉ को लेकर हांगकांग की इन्होंने एक डिसीजन लिया। हालांकि हांगकांग जो है चाइना के लिए काफी लंबे अरसे से एक विषय रहा है, जिसके अंदर हमेशा कोई ना कोई वाद विवाद लेकर चाइना सुर्खियों में लगा रहा है। कुछ टाइम पहले इनका अम्ब्रेला मूवमेंट भी काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रहा था हांगकांग के अंदर, जिसमें चाइना की पुलिस बुरी तरीके से पीटती हुई नजर आ रही थी। किसको पीटती हुई नजर आ रही थी? हांगकांग के लोगों को पीटती हुई नजर आ रही थी। अब हांगकांग को चाइना ने नियम बदलकर अपने अंदर मिलाने का पूरा प्रयास कर लिया है। पहले क्या था कि हांगकांग में या चाइना में 2 अलग अलग नियम चलते थे, लेकिन अब नियम बदलने वाला है। बता देते हैं आपको, 97 के अंदर जब 1997 के अंदर जब चाइनीज रूल प्रॉपर स्टैब्लिश हुआ, तो कांग्रेस ने हांगकांग गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर हांगकांग को 50 इयर्स की लीज पे रखा था और कहा था कि उसके बाद आप कोई भी नियम बदल सकते हैं। लेकिन 97 से 2020 यानी मात्र 23 साल के अंदर ही, हाफ टाइम में ही चाइना इस समय सारे नियम बदलने की तैयारी में है। तो क्या नियम है देखते हैं। सबसे पहला, हालांकि ये पॉइंट रखा गया है कि एनपीसी ने यानी कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करना है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है हांगकांग के, उसमें बदलाव किया जाएगा। उसे ऑटोनॉमस, जो इस समय अलग से प्रोविंशियल की लिबर्टी दी गई है, वो लिबर्टी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। 97 के नियम के अनुसार 50 इयर्स, लेकिन अब 2020 के अंदर ये बदलने की कगार पर है, यानी कि अब नियम बदले जाएंगे हांगकांग के। और आप जानते हैं कि चाइना जिस हिसाब से डोमिनेंट की पॉलिसी अपनाता है, वहां पर ये पूरे के पूरे हांगकांग को अपने कंट्रोल में ले लेगा। हालांकि सरकार की इन बातों से ऑलरेडी वायलेंट एग्रेशन लोगों का शुरू हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन सरकार इनको ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और बीजिंग के अंदर डिसीजन लिया गया है हांगकांग से रिलेटेड। इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि बैन किए जाएंगे सेडिशन को, सेशन को, सबवर्जन को of central government in Beijing will introduce through a rarely used constitutional method that could effectively bypass Hong Kong legislature। यानी जो नियम बनाए जाएंगे वो हांगकांग के लेजिस्लेचर को बाईपास कर देंगे। अब इसमें एक और पॉइंट भी है, न्यूज ऑफ द प्लान
ये जो न्यूज है ऑलरेडी जो लॉ मेकर्स हैं उनका अपोज कर रही है। हांगकांग का पहले नियम था एक कंट्री दो सिस्टम, यानी कि चाइना का गवर्नमेंट सिस्टम, लोगों के जीवन का सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज बिल्कुल अलग थे और हांगकांग की बिल्कुल अलग थे। लेकिन अब इन नियमों को पलटा जा रहा है। अब वन कंट्री वन पॉलिसी वन सिस्टम चलाने की कगार पर है, यानी कि आने वाले टाइम पीरियड में हांगकांग की पूरी डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टी जो है चाइना के कंट्रोल में आ जाएगी और कंप्लीटली हांगकांग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वही पॉलिसी चलेगी जो चाइना की चलती है। चाइना के ऑफिशियल और स्टेट मीडिया जो है डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ को काफी लंबे अरसे से, जैसे कि हांगकांग में सरकार इलेक्शंस के समय में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और हांगकांग की गवर्नमेंट का पूरी तरीके से विरोध होता आ रहा है और विरोध होने की वजह से जैसे कि 2003 में भी बहुत भारी मात्रा में विद्रोह किया गया था हांगकांग के अंदर चाइना की गवर्नमेंट का। लेकिन अब इलेक्शन के दौरान चाइना को लग रहा है कि वो वहां से हार जाएगा, अपनी पॉलिसी को पॉसिबल तरीके से लागू नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने पूरा का पूरा बदलाव करके हांगकांग को ही चाइना में मिलाने का प्रोसेस अपना लिया है। इस चीज को लेकर अभी से ही लोग धरने पर बैठना शुरू हो गए हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब आ जाती है बात डिफेंस बजट की। तो कांग्रेस की मीटिंग के अंदर दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया है डिफेंस बजट को। डिफेंस बजट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है इतना ज्यादा, इसी वजह से हांगकांग की गवर्नमेंट चाइना की गवर्नमेंट ने बाकी चीजों पे से इस बार डिडक्ट किया। जैसे कि चाइना ने क्या किया, इधर से बजट बढ़ाया 1.27 ट्रिलियन का, जिसके अंदर सबमरीन्स को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को और चीजों को स्ट्रॉन्गर करना, लेकिन बाकी चीजों की सर्विसेज को डाउन कर दिया। जैसे साइंस हो गया, आईटी सेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों को रिड्यूस किया और डिफेंस बजट को बढ़ाने का डिसीजन लिया। इसके अंदर फॉरेन अफेयर्स जो है उसको डिक्रीज किया गया है। एजुकेशन लॉ के लिए, एजुकेशन के लिए जो पैसा डिसाइड किया गया था उस परसेंटेज को डाउन किया गया है। अब एक तरीके से ये यहां पर चाइना जो है वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है कि कल को अगर हो तो अपने आप को किस तरीके से वर्ल्ड पावर के रूप में खुद को प्रेजेंट कर सके, कि भाई फ्यूचर में यदि वॉर होती है तो हमारा मेन फोकस क्या होगा और कैसे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और भी बहुत कुछ, जो कि आर्मी को स्ट्रांग बनाने में काम करेंगे। तो इन दो मुख्य मुद्दों पर बात की गई है। अब आ जाता है हांगकांग का मुद्दा, जिसे हम पूरा पढ़ लेते हैं। एक तरफ हांगकांग की सारी बेसिकली जो क्वालिटीज थी वो अब छीनी जा रही हैं, तो अब हांगकांग के पास क्या बचता है, क्या रास्ते बचते हैं, क्या खतरा है। पहले हांगकांग को दोस्तों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया गया था, चाइना के अंदर स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। फिर डिसाइड किया गया था कि भाई एक कंट्री है लेकिन दो सिस्टम चलेंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब आजादी दी तो उस समय में 50 साल की कंडीशंस लगा दी गई थी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दोस्तों ऑलरेडी दूर बैठी बैठी मॉनिटर कर रही है उन पॉलिसीज को बहुत क्लोजली जो चाइना इस समय चला रहा है, और उसके भीषण रिजल्ट भी निकल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये किसी भी युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन चाइना एग्रेसिवली बिना चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो पॉलिसी चाइना ने बनाई है, इससे सारी की सारी फ्रीडम या ऑटोनॉमी का जो क्वालिटी था वो सारा का सारा हांगकांग का समाप्त हो जाएगा और चाइना पूरी तरीके से, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर देगी और हांगकांग के म्यूचुअल डिस्ट्रक्शंस करना शुरू कर देगी। यहां पर लोगों को फिर बाकी एक्स्ट्रा अधिकार नहीं होंगे। लास्ट ईयर एक मास प्रोटेक्शन हुआ था इन्हीं कुछ चीजों को लेकर, जिसे चाइना ने ब्रूटली कुचल दिया था और लाखों लोग, लगभग 10 से 12 लाख लोग रोड पर उतरे थे और इन्होंने विरोध किया था चाइना की जबरदस्त थोपी जाने वाली पॉलिसीज पर। लेकिन इस कोविड-19 के चक्कर में लोगों ने अभी इसको इतनी भारी तरीके से अभी अपोज करना शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी सड़कों पर लोग उतरना शुरू हो चुके हैं। यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जैसे भी चाइना के अगेंस्ट स्ट्रांगली रिएक्ट करना शुरू कर दिया है काफी जगहों पर, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट इस पॉइंट को लेकर, हांगकांग को कब्जाने के पॉइंट को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। अब चाइना क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है, चाइना को अपनी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पर लग रही है काफी चीजों को लेकर के। ऐसा लग रहा है कि हांगकांग के अंदर जो है अलग अलग तरीके से पॉलिसीज बनाई जा रही है, जहां पर चाइनीज
जो एक तरीके से डोमिनेंस है, हेजमनी है, वर्चस्व है, वो कम होता जा रहा है। अपने आप को इंक्रीज करने के लिए ये नियम बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से चाइना अपनी लीगल सिस्टम को इंप्रूव करेगा और एनफोर्समेंट करेगा हांगकांग के अंदर अपना मैकेनिज्म, ताकि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें हांगकांग के अंदर उसको ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाए, पास किया जाए, और बीजिंग की वैल्यूज यानी कि चाइना के जो बेसिकली वैल्यूज हैं वो बढ़ जाए। इससे जो गवर्नमेंट है उसे जो पूरी तरीके से जो प्रो डेमोक्रेसी है वहां की पार्टीज की, वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाएगी और ज्यादा पावर्स अब नहीं रहेंगी। इसी के अंदर सेपरेट डेवलपमेंट में प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर्स आर ड्रैग्ड आउट हांगकांग लेजिस्लेटिव चैम्बर ड्यूरिंग अ रॉ अबाउट चाइनीज नेशनल एंथम बिल ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को जो पॉसिबल तरीके से डिस्कस किया गया उसमें काफी सारी दिक्कतें क्रिएट की गई हैं। अब चाइना के पास, जो हांगकांग के पास लीगल सिचुएशन क्या है? लीगल सिचुएशन तो दोस्तों यहां पर ब्रिटिश कंट्रोल में रहा लंबे अरसे तक। यहीं पर डिसीजन लिया गया कि 50 सालों तक हांगकांग का सब कुछ सिस्टम अलग रहेगा, फॉरेन अफेयर्स अलग रहेंगे, डिफेंस सिस्टम अलग रहेगा, लेकिन जो कि एप्लीकेबल होना था 2047 में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने उसको पहले ही ओवरथ्रो करने का डिसीजन ले लिया है और पूरा का पूरा संसार इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर रहा है। दोस्तों देखिए, धीरे धीरे चाइना वैसे भी अपनी बेइज्जती करा चुका है कई मुद्दों को लेकर के। सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी बातों को, जो चाइना की गवर्नमेंट है वो अपनी बातों से पीछे हट रही है और विदेशों के अंदर चाइना की इमेज डाउन हो रही है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हांगकांग को अपनाने की और हथियाने की जो पॉलिसी है ये कहीं भारी ना पड़ जाए विदेशों के आगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं आगे जो 14 मीटिंग यानी 2 हफ्ते की मीटिंग है उसमें और क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। उन सभी चीजों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।